आप सभी ज्वाइन पर्सन, जितने भी ज्वाइन पर्सन हैं हमारे साथ, वो सभी ज्वाइन पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होकर कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे लोगों को यह जानकारी दे पाएं। तो मेरे सभी दोस्तों को आज के इस एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग और मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सभी लोग हमारे साथ YouTube में भी कनेक्टेड हैं और YouTube के जितने भी दर्शक ये वीडियो आज देखेंगे या आने वाले समय में देखेंगे, उन सभी से आग्रह है कि अगर वो हमारा इस आरोग्यम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए और साथ में जितने भी जरूरतमंद के लोग हैं, जिनको भी इस प्रोडक्ट के बारे में, जिनको भी इस कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, उनको ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आज सभी हम लोग भारत में जितने भी लोग हम लोग कनेक्टेड हैं, ये कहीं ना कहीं कृषि या कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो सेहत पर काम करती है, बरकत और मुस्कुराहट पे काम करती है। दोस्तों, किसान समृद्ध हो कैसे, हमसे पूछो ऐसे, यही हमारी थीम है। दोस्त, अगर ये थीम हमारी है तो क्यों है? आखिर हमने ये क्यों सोचा कि किसान की समृद्धि हो? क्योंकि जब हमारा अन्नदाता ही सही नहीं रहेगा, जब हमारा भोजन तैयार करता है, जो हमारा अन्न तैयार करता है, अगर वही सही नहीं रहा तो ये जरा मुझे बताओ कि जो मुझे भोजन देगा उसके घर में बरकत नहीं होगी, उसके घर में समृद्धि नहीं होगी, तो कैसे हम लोग इससे कनेक्ट हो पाएंगे? दोस्तों, ये सारी जो सिस्टम, एक मिनट, ये सारे लोग जो हमसे कनेक्टेड हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन किसानों की समृद्धि के लिए कोई काम करें। तो नेटसर्फ के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने कसम खा रखी है कि हम किसान की समृद्धि पर काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या किसान समृद्ध नहीं है? भारतीय किसान की अगर आज की स्थिति देखा जाए तो जमीनें बंजर होती जा रही हैं। जिस जमीन में कभी लकड़ी का हल चल जाता था, पावर ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है, पैदावार गिरती जा रही है, रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है और लाभ कम हो रहा है। खेती से लोग पलायन कर रहे हैं, किसान कर्जे में है, खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाया है, पेस्टिसाइड का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से खाने में और पानी में भी जहर है। ये सारी चीजों को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो भी हमारा उत्पादन, भारतीय उत्पादन की विश्व की स्थिति, चाहे वो गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे मूंगफली या फिर धान का उत्पादन हो, गन्ने का हो, लहसुन, प्याज, अदरक, सभी जगह हम भारत में दूसरे देशों से अभी कई पायदान पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम केवल होड़ पर काम कर रहे हैं। हम जहर इतना डाल रहे हैं कि ऑप्शन यह है कि भीतर मरो या बाहर मरो, मरना तो पड़ेगा। दोस्तों, पंजाब में कैंसर के माध्यम से रोज 18 लोग मरते हैं। अब पूरे कैंसर गांव बन चुके हैं। जैविक खेती एक उपाय है, कैंसर के खेत हैं, कैंसर के हैंडपंप हैं, सख्त निगरानी हो रही है वहां पे। इंदौर में भी हरसोला और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लोग काल के गाल में चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं इसी अगली स्क्रीन में आपको बताऊंगा डीडीटी, इंडोसल्फान, एल्ड्रेनिन, क्लोरोडेन, ये जितने फिनाइल, पैराथीन, मेथाइल साइनेट, ये जितने भी हैं, एंडोसल्फान, ये सारी चीज जो हम खेतों में डालते हैं कीटनाशक में, उनमें जहर इतनी मात्रा होता है कि वह हमारे शरीर को नहीं, हमारी जीन्स को बर्बाद कर रहा है। भारत में लापरवाही और सुस्ती ज्यादा है। कुछ शहरों के हालात जैसे अजमेर हो गया, इंदौर हो गया, रायपुर हो गया, कोटा हो गया, जोधपुर हो गया, ये सब रेड लाइन जोन में आ गए हैं। अगर मैं बात करूं तो दवा नहीं, ये जहर है। अभी भी संभल जाइए, वरना आने वाला समय हम अपने खेत का अनाज खाने लायक नहीं रहेंगे। खेत बंजर होते जा रहे हैं, हमारी जमीनें ऐसी बर्बाद हो रही हैं, हम पैदावार क्या ले रहे हैं? एक भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार आम भारतीय भोजन में प्रतिदिन 0.027 ग्राम जहर होता है। कृषि रसायन को खाने पर हम विवश हैं। ये 0.027 ग्राम जहर जो हम रोज खा रहे हैं, इसकी अगर आधी मात्रा, मतलब एक साल में हम 365 दिन में 9 ग्राम जहर खाते हैं, इसकी आधी मात्रा भी अगर हम एक बार में ले लें तो स्पॉट पे डेथ हो जाए। दोस्तों, यहां जो मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, ये भी पॉइजन के पानी में है, ये बाहर तो है ही है, और हमें नाना प्रकार की बीमारियां पशु पक्षी और इन सबको मिल रही है। दोस्तों, अगर मैं इसी तरह बात करूं तो कृषि क्षेत्र में आज का सच क्या है? आज का सच ये है
कि लगातार जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती जा रही है। महंगी खेती, कृषि से पलायन, सिकुड़ते गांव और फैलते शहर, बढ़ती बेरोजगारी, उपज में गिरावट, किसानों पर बढ़ता हुआ कर्ज, जहरीली हवा, वातावरण, मित्र कीटों के कम होने से, कृषि में रसायन की मात्रा ज्यादा बढ़ने से मानव जाति खतरे में है दोस्तों। विदेशी खाद पर बढ़ती सब्सिडी और विदेशी कीटनाशक भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजों में अगर भारत में किसानों की संख्या देखें तो एक पंचायत में, मैं एक पंचायत की बात कर रहा हूं, एक पंचायत में 500 किसान, एवरेज 5 एकड़ की खेती सबके पास रहे तो लगभग अगर 1 एकड़ में 2000 रुपए की एक बार की लागत हो तो साल में 2 बार खेती अगर हो तो कुल खर्चा एक पंचायत में इन कीटनाशक, इन जहरीली रसायनों पर 1 करोड़ रुपए का खर्चा एक पंचायत में होता है। दोस्तों भारत में 2,65,000 पंचायत हैं, 2,65,000 करोड़ विदेशों में जा रहा है। ये हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को की रीढ़ को ही तोड़ते जा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है पर एक कृषि आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। क्यों? सिजेंटा, बीएसएफ, बायर, ड्यूपॉन्ट, यहां पे किसी का, लोग पिज्जा का दुकान खोलते हैं, लोग किराने की दुकान खोलते हैं दोस्तों, लोग पता नहीं कहां कहां व्यवसाय करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, है ना, लोग वकील बनते हैं, लोग पता नहीं कहां कहां अपने कैरियर को ढूंढते हैं और सारी कमाई करके इन विदेशी कंपनियों को 2,65,000 करोड़ साल में देते हैं। दोस्तों स्वदेशी अपनाना पड़ेगा और अगर आपने स्वदेशी नहीं अपनाया तो नेटसर्फ ने आपको अपनाने के लिए विवश कर दिया है, क्योंकि हमारी जो खेती है वो खेती स्वयं की देख परख कर सकते हैं। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, जो नाइट्रोजन होता है ये प्रोटीन और स्टार्च तैयार करता है। इसकी कमी की वजह से पौधा कमजोर और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे पर फूल और फल देर से आते हैं। अगर नीचे की पत्तियां, नाइट्रोजन की कमी होती है तो नीचे की पत्तियां पीली होती हैं, लेकिन जैसे ही पौधा पीला होता है किसान उसके ऊपर यूरिया डालना चालू कर देता है। दोस्तों अगर आप जहरीली खेती से बचना चाहते हो तो सबसे पहले आप डॉक्टर बनो, आप अपने खेती के स्वयं देख परख करो, क्योंकि अगर आप स्वयं देख परख नहीं करोगे तो मैं आज बताता हूं, ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना। फास्फोरस की कमी से क्या होता है? पौधे नीले या लाल रंग के हो जाते हैं, फल टूट टूट कर गिरते हैं, टमाटर और तंबाकू के पत्ते, ये जितने भी जो आपके पत्ते होते हैं, बैगन का फल होता है वो टूट के गिरने लगता है, पौधा कमजोर हो जाता है। फास्फोरस की अगर कमी हुई तो पौधा सफेद चमकदार पत्तियां निकलने लगती हैं। कैल्शियम की कमी जिससे पत्तियां मरने लगती हैं, किनारे टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। आप देखो ऊपर वाला लिखा हुआ है, तत्व की कमी से पत्तियां मुड़ने लगती हैं, केसरी रंग के पत्ते में चकत्ते पड़ने लगते हैं और जड़ें कमजोर हो जाती हैं। टमाटर के पौधों में अगर देखा जाए तो अग्रभाग में ऐसे कुकड़ा टाइप का लगने लगता है, मिर्ची में भी कुकड़ा लगने लगता है, कैल्शियम की कमी से होता है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम क्या काम करता है? पोटेशियम की कमी की वजह से पौधा डाइबैक हो जाता है, मरने लगता है। साधारण कमी की वजह से तना मुड़ने लगता है, पत्तियां भूरे रंग की होकर अग्रभाग में मुड़ने लगती हैं। मैग्नीशियम की कमी में क्लोरोसिस होने लगता है। मैग्नीशियम की कमी में पौधे कहीं पूरी तरीके से, आप देखो ना यहां पे मैग्नीशियम की कमी में पत्ती का कलर कैसा है। जिंक की कमी से फूल झरने लगते हैं और अगर पत्तियों में नेक्रोसिस होने लगता है, ये जिंक की कमी से ऐसे नेक्रोसिस होने लगता है, इसमें ऐसे लगते हैं जैसे मुहासे आ गए हैं। कॉपर की कमी से तनों की बढ़वार रुक जाती है ना। कॉपर की कमी से पत्ती इस तरीके से ऐसे मुड़ने लगती है दोस्तों। और अगर मोलिब्डेनियम की कमी हो जाती है, मोलिब्डेनियम, तो पत्तियां पीली पड़ के बढ़वार रुक जाती है। अब यहां कमी अगर मोलिब्डेनियम की है तो हम डाल रहे हैं यूरिया, है ना। हमारे पास केवल 2 ही चीज है, हमने अभी तक क्या जाना है? यूरिया और डीएपी। बहुत सारे लोग फास्फोरस, सुपर फास्फेट डालने लगे, कोई बोरान डालने लगा। बोरान की कमी से तने की बढ़वार रुक जाती है, अग्रभाग काला पड़ जाता है और विभाजित उत्तक, मतलब नई उत्तकें नहीं आने लगती। दोस्तों ये जितने भी बोरान, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये जितने भी 11 तत्व हैं,
ये 11 तत्व बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और जिनको आप नहीं डालते हो, और जब इनकी कमी होती है तो बीमारी करने, इनसे रोग से लड़ने की शक्ति का विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से उनमें बीमारियां लगती हैं और उन बीमारियों को खत्म करने के लिए आप कीटनाशक डालते हो। दोस्तों, अगर पौधे के ऊर्जा की देखा जाए तो ऊर्जा प्रकार, आहार, विहार, प्राण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता है। 4 तरीके के जीव हमारे खेती में काम करते हैं, जिसमें पहला वर्मी कंपोस्ट, केचुए होते हैं। केचुए 3 तरह के आते हैं, इपिजेमिक, इंडोजेमिक और आइसोजेमिक, है ना। और कंपोस्ट खाद बनाने वाले, जमीन को डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर फंगल बैक्टीरिया होते हैं, स्पैरेजिलस ये बैक्टीरिया होते हैं। अगर पौधे की रक्षा करना है, मतलब वायरस, फंगस से, तो ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बेबेरियन, बेसियाना, मेटाराइजम और वर्टिसिलियम करके ये 5 बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पौधे की रक्षा करता है। जंतु नाम जीवनम कृषि, जंतुओं का ही जीवन कृषि है, ऋषि पाराशर ने बताया था। और अगर पौधे की पैदावार बढ़ानी है तो आपको राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरिलस, पीएसबी, पोटास एक्टिवेटर और जिंक एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये सारी चीजें हम भूल गए हैं, ये हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ऊर्जा का उद्गम होता है जब पहले हवन पूजन हुआ करता था, अगर खेतों में हवन होता था, और हवन की वजह से आसपास का पर्यावरण शुद्ध होता था, मिट्टी शुद्ध होती थी, हवन की राख को खेतों में डाल दिया जाता था और जिससे पैदावार बढ़ती थी। लेकिन आज ये सब चीज नहीं होता है। दोस्तों, भूमि संस्कार, जमीन का संस्कार बहुत जरूरी है। कंपोस्ट खाद उसमें डालना पड़ेगा, जुताई करके जीवाणुओं को डालना पड़ेगा। बीज संस्कार, वातावरण के अनुकूल प्रजातियों का चयन करना पड़ेगा। आपकी जमीन जैसी है वैसी प्रजातियों का निर्माण करना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन का कलर देख के आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपके खेतों में क्या आवश्यक है, कहते हैं ना, प्रकृति जैविक खेती द्वारा उत्पादित बीजों का ही प्रयोग करने से, गौमूत्र के, अग्निहोत्र भस्म के माध्यम से खेती हो तो बहुत अच्छा है। कृष्ण पक्ष में हमेशा बीज बोना टालें, अमावस्या में बोनी ना करें। ये मैं एक पंडित होके, ब्राह्मण होके नहीं बोल रहा हूं, मुझे दक्षिणा मत देना। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार आता है। ऐसे ही जमीन का वाटर लेवल भी ऊपर बढ़ता है, और जब जमीन का वाटर लेवल ऊपर बढ़ता है तो पौधे के शरीर में रक्त संचार भी तेजी से होता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष में अगर आप बुआई करेंगे तो बीज का अंकुरण 100% होगा। और फिर हम इसके बाद ये 16 तत्वों को, और अगर मैं बात करूं तो गौमूत्र, पानी, ये सारी चीजें ये आपके लिए बहुत है। वायु संस्कार बहुत जरूरी है खेतों के आसपास, और वनस्पति संस्कार बहुत जरूरी है, जिसकी एक अलग से ट्रेनिंग आप सभी की मैं लेने वाला हूं, क्योंकि मैंने जंतु नाम कृषि करके ये अथर्ववेद में ऋषि पाराशर की उस बुक से निकाला हुआ है। दोस्तों, अगर हम इस तरीके से खेती करेंगे तो बड़ा जबरदस्त है। और इसी तरीके, इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए नेटसर्व के बायोफिट के प्रोडक्टों का हम प्रयोग अगर करते हैं तो हमारी पैदावार भी बढ़ेगी, और साथ में पैदावार बढ़ने के साथ साथ हमारे जो जमीन के जंतु हैं, जो मित्र कीट हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी। और साथ में आपको पॉइजन की मात्रा कम करनी पड़ेगी, जिसमें स्टीम रिच है, बायो 95 है, 99, एनपीके है, सैट है, इंटेक है, रैपअप है। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो जैविक के लिए तैयार हुए हैं। अगर इनको कैसे तैयार किया जाता है, एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड नेटसर्व ग्रुप की कंपनी है, जो नेटसर्व के लिए क्लीन एंड मोर तथा बायोफिट रेंज के प्रोडक्ट्स बनाती है। अजय बायोटेक को नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड, शरद केळकर अवार्ड तथा नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स मिले हैं। अजय बायोटेक में एक्सट्रैक्शन तथा सीवीड एक्सट्रैक्ट्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स के लिए जो भी रॉ मटेरियल आता है उसकी पूरी तरह टेस्टिंग की जाती है। आपको हमेशा ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते रहे, इसके लिए रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक एक प्रोडक्ट करीबन 12 अलग अलग टेस्ट से गुजरता है।
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉपर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद रेसिड्यू और एक्सट्रैक्ट्स को अलग किया जाता है। फिर एक्सट्रैक्ट्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट का यूसेज 0.5 ml से 1 ml तक सीमित रहता है। इसी के वजह से हमारे सभी प्रोडक्ट्स कम मात्रा में लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी के वजह से ही हम हमेशा ही आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स देते रहेंगे। कंपनी के खुद के एग्रीकल्चर फार्म्स है, जहां पे सभी प्रोडक्ट्स का अलग अलग फसलों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। अजय बायोटेक में हम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जिसमें एनपीके, शेत, क्लीन एंड मोर ये प्रोडक्ट शामिल है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के 3 हिस्से होते हैं: इनैक्युलेशन, इंक्यूबेशन और फर्मेंटेशन। इनैक्युलेशन ये सबसे पहला हिस्सा होता है, जिसमें लैब में रखे माइक्रोब्स को सिलेक्ट करके उन्हें इनैक्युलेट किया जाता है। उसके बाद उनकी यूजेबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्वालिटी चेकिंग किया जाता है। फिर उसको रोटेट करके 48 घंटों तक इंक्यूबेशन में रखा जाता है। उसके बाद क्वालिटी चेक करके ही उपयुक्त कल्चर फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वजह से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योर्ड रहती है और आपको हमेशा ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ब्रिंगिंग बायोटेक्नोलॉजी टू यू के आधार पर हम आपको नए नए प्रोडक्ट्स देते रहते हैं। ये प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, इनसे पशुओं को और इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देखा आपने किस तरीके से हम लोग इस पर वर्क करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आगे बात करता हूं तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो एन, पी और के है। एनपीके क्या है? एक ऐसा द्रव्य पदार्थ है जो रसायनों के उपयोग से जमीनों में खोया हुआ उपजाऊपन सही करता है। इसके अंदर बैक्टीरिया हैं। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोजन के अंदर एजेटोबैक्टर, फास्फोरस सेलुबल बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। 1 ml 1 करोड़ बैक्टीरिया उत्पादित करता है। 1500 ml 2 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ में इस्तेमाल होता है। और अगर इसकी खर्चे की बात करूं तो यह 2 से 2.5 एकड़ 1800 रुपए का खर्चा पड़ता है 1 एकड़ में। दोस्तों, अगर दूसरा प्रोडक्ट की बात करूं, सैट, सॉइल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, ये एक इजराइल की नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत कितने ज्यादा मात्रा में फर्मेंटेड और ग्रोथ प्रमोटर और रक्षक जीवाणु इसके अंदर बनाए गए हैं, जो जमीन की भौतिक संरचना को बदल देते हैं और उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। जल की प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। यह 1 ml प्रति लीटर या 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया जा सकता है। दूसरा एक स्मार्ट खाद है। स्मार्ट खाद क्या मतलब? ये एक अकेला ऐसा खाद है जो अलग अलग समय में अलग अलग काम करता है। जैसे पौधों के अंकुरण बढ़ाता है, पौधों को, और साथ में एंजाइम और उनके अंदर को जो हार्मोनल बैलेंस है, वो सारी की सारी चीजें इसको बढ़ा देता है। दोस्तों, ये स्टीम रिच हर अवस्था को बढ़ाने में काम करता है। दूसरा हमारा बायो 99 है। यह मिट्टी के मिश्रण, मतलब ये एक मिक्सर का काम करता है, स्टिकर चिपकाने का काम करता है, स्प्रेडर फैलाने का काम करता है, और जो पराबैंगनी और इंफ्रारेड की किरणें हैं उनकी जो प्रभाव होता है पौधे पर, उनसे बचत करता है। जमीन में पानी के सोखने की शक्ति बढ़ा देता है, जिससे जमीन ढीली ढाली बनती है, और ये अक्सर कीड़ों के अटैक को भी बचाता है। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। बायो 99 बड़ा जबरदस्त है। अगर बायो 99 के बगैर आपने स्प्रे किया किसी भी दवा का, तो इस तरीके से पत्तियों में होता है, और अगर बायो 99 का स्प्रे किया तो आपका पत्ती में इस तरीके से दवा बराबर फैलती है। यह कीटनाशक के साथ, खरपतवार नाशक के साथ, किसी भी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज संस्कार में बीज उपचार करते हैं स्टीम रिच से और रैपअप से। धरा संस्कार में एनपीके और सेट का इस्तेमाल करते हैं। जल संस्कार में स्टीम रिच बायो 99 का 3 बार स्प्रे करते हैं। बीज को अगर आपने उपचारित किया है तो बीज के अंकुरण को आप बढ़ा दिया जाता है, और
आवाज कट रही है जड़ों की वृद्धि कर देगा और साथ में फुटाव बढ़ा देगा। आवाज आ रही सर? आ रही है सर। अब साथ में फुटाव बढ़ा देगा कटी थी और फूलों के झरने को रोक देता है दोस्तों। साथ में फलों की साइज और चमक बढ़ा देता है। ये जल संस्कार में हम लोग बुआई के 15 दिन बाद पहला, फिर उसके 15 दिन बाद दूसरा, फिर उसके 15 दिन बाद तीसरा स्प्रे, फूल के आने के पहले और फल के आने के पहले, मतलब ऐसे 2 बार स्प्रे कर देते हैं तो पैदावार में बढ़ोतरी हो जाती है। यह जैविक खेती ना करके हम लोग विषमुक्त खेती पर काम कर रहे हैं। यह विषमुक्त खेती किसानों के लिए भी बड़ा जबरदस्त होता है। अगर मैं अलग अलग फसलों की बात करूं तो लहसुन अभी बहुत मुख्य फसल है। इसको सफेद सोना भी बोलते हैं, सफेद चांदी, मतलब अपना चांदी बोलते हैं, किसानों की चांदी है ये। और इसके लिए जमीन का ढीला ढाला होना और बीज का उपचारित होना बहुत जरूरी है। तो बीज को खेत में डालने से पहले रैप अप और स्टीम रिच 5-5 ml बीज में स्प्रे करिए और फिर ट्राइकोडर्मा पर क्विंटल 1 किलो आप मिला दीजिए और उसके बाद छांव में सुखाइए इसको 4 से 6 घंटे में और क्यारियों में इसको डलवा दीजिए। क्यारी बनाने के बाद NPK 500 ml, 500 ml N, 500 ml P, 500 ml K, सेट 500 ml एक साथ मिलाकर या तो मिट्टी में स्प्रे कर दीजिए या रेत में डाल के खेत में या क्यारी में डाल दीजिए। तो आपके ये जो जीवाणु हैं ये उनके जमीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ा देगा। और जल संस्कार स्टीम रिच 15 से 20 ml, बायो 99 3 से 5 ml 15 लीटर पानी में मिला के बुआई के 15 दिन के अंतर में 3 बार से लेके 5 बार स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आप देखिए आपकी पैदावार लगभग दुगनी हो जाएगी। हां, मैं क्या बोल रहा हूं, लगभग दुगनी हो जाएगी। प्याज के बाद अगर मैं लहसुन के बाद प्याज की बात करूं तो प्याज भी एक जमीन के अंदर होने वाला कंद है और इसको भी हम लोग रैप अप स्टीम रिच 5-5 ml प्रति लीटर बीज में स्प्रे करेंगे और मार्केट से ट्राइकोडर्मा मिला के उसको डाल देंगे। ट्राइकोडर्मा इसको फंगस से बचाएगा। और उसके बाद धरा संस्कार भी जिस तरह से लहसुन में करते हैं उसी तरीके से हम लोग धरा संस्कार करेंगे और उसी तरीके से 15 से 20 ml स्टीम रिच, बायो 99 3 से 5 ml पर 15 लीटर में एक साथ मिलाकर स्प्रे कर देंगे। 15-15 दिन के अंतराल में 3 से 5 बार करेंगे। पैदावार लगभग नहीं 100% दुगनी हो जाएगी। अगर आलू की बात करूं तो आलू भी अभी लगने वाले हैं। आप सभी बीज संस्कार में रैप अप और स्टीम रिच 5-5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाइए और आपको जो चाहे वो लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, उन सभी में इसी सेम तरीके से आपको बीज उपचार करना है। और साथ में ट्राइकोडर्मा डालना मत भूलिए क्योंकि ट्राइकोडर्मा उसको कवरिंग कर देगा और फंगस से भी बचाएगा। यहां रेपअप भी फंगस से बचा रहा है। और क्यारियों में धरा संस्कार करिए। धरा संस्कार बुआई के पहले आप जो लाइन से जो आप जहां लगाने वाले हो वहीं पे NPK 500 ml, सेट 500 ml एक साथ मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। और जल संस्कार स्टीम रिच 15 से 20 ml, बायो 99 3 से 5 ml पर 15 लीटर मिलाकर एक साथ स्प्रे करिए। और साथ में अगर कीटनाशक कोई बीमारी लग रही है तो उसका भी आप जल संस्कार के साथ अपने स्टीम रिच के साथ डाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं चने की, मटर की, गेहूं की जो अभी लगने वाले हैं तो बीज संस्कार आप उसी ढंग से करेंगे जैसे आपने किया है। चने में ट्राइकोडर्मा डालना जरूरी है। अगर गेहूं में, चने में और मटर में ट्राइकोडर्मा डालना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा उगरा रोग लगता है। और धरा संस्कार में एक चीज और ध्यान रखिए, धरा संस्कार में NPK सेट डालने के बाद आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर 2 किलो प्रति एकड़ ट्राइकोडर्मा चने के खेत में, जिस खेत में उगरा रोग लगता है उसमें दोबारा जरूर डालिए। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर जो जीवाणु हैं, जो फंगस हैं, वो भी खत्म हो जाने चाहिए। और फिर उसके बाद उसी तरीके से स्टीम रिच, बायो 99 आपको ये मिलाना है और 15 से 20 दिन के अंतराल में कम से कम 3 बार और अधिकतम 5 बार आप स्प्रे कर सकते हैं। चने की पैदावार लगभग दुगनी 100% होनी है। गेहूं के फुटाव बढ़ेंगे और मटर में ज्यादा फलियां आएंगी। इतने ज्यादा रिजल्ट है हमारे पास। जैसे ये गेहूं की जो फली होती है, यहां पे आप देखो गेहूं की जो फलियां होती हैं, ये फलियों में बीच में
जो मैं देख रहा हूं, आप मेरा क्रसर वहां पे जा रहा है, बीच बीच के दानों को मोटा कर देगा। ये 5 फूल होते हैं, अगर 2 फूल राइट और 2 फूल और बीच का फूल पतला होता है, अक्सर ये फूल पतले होने की वजह से ये उड़ जाते हैं, है ना, थ्रेसरिंग में ये उड़ जाते हैं। बीज तो होते हैं लेकिन मोटाई नहीं होती। तो ये जब आप जल संस्कार 3 बार करेंगे तो ये बीज की मोटाई बढ़ जाएगी, 20% तो पैदावार ऐसे ही बढ़ने वाली है। तो ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त होगा। बायोफिट करता क्या है, ये जमीन को कसदार बना देता है, फसलों से रोग से लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरी कर देता है। उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती है, उत्पादन के खर्च में भी बढ़ोतरी होती है और खर्च में कमी होती है। खर्च में कमी कैसे होती है, अगर मैं 3 नो प्रोडक्ट की बात करूं तो एक स्टीम रिच 1 लीटर की 1695 का है, सेट 1200 का और बायो 99 1399 का। अगर स्टीम रिच पर पंप 15 ml डाला जाए, सेट 15 ml पर पंप डाला जाए और बायो 99 3 ml पर पंप डाला जाए तो एक पैक में 66 पंप स्टीम रिच, 66 सेट और 167 पंप बनेंगे बायो 99। पर पंप का अगर बजट निकाला जाए तो 25 रुपया, 18 रुपया और 8 रुपया है दोस्तों। 51 रुपया पर पंप का खर्चा पड़ रहा है। और बीघे या एकड़, यूपी के बिहार के बीघे बड़े हैं, मैं मध्य प्रदेश की बीघे करूं, 1.25 बीघे का 1 एकड़ होता है। 3 से 6 पंप एकड़ की बात करूं, 3 बार भी स्प्रे किया तो 9 या 18 पंप है। और अगर 18 पंप प्रति एकड़ डलता है 3 बार तो 18 पंचे 90, 900 रुपया एकड़ का ये पड़ गया। और आपका 800 रुपए पर एकड़ का पड़ गया एनपीके। तो 9 और 8 1700 रुपया एकड़ में 3 बार आपने एनपीके डाल दिया और आपकी पैदावार भी दुगनी हो गई। अब कोई ये सवाल पूछे कि क्या यूरिया डीएपी डालना बंद कर दे, तो दोस्तों जब अपन 50 सालों से जो नशा खेतों में डाल रहे हैं उसको अचानक बंद नहीं करेंगे। पहले साल अगर आप एनपीके डालते हो तो 10% कम करिए, अगले साल 25% कम करिए, फिर उसके बाद उसको आधा कर दीजिए और आधे के बाद फिर आप केवल 25% डालिए। देखिए हर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास चाहिए। एक पौधा लगभग 155 ppm पार्ट पर मिलियन नाइट्रोजन, 170 ppm फास्फोरस, अलग अलग पौधे को अलग अलग क्वांटिटी होती है। तो 1 एकड़ में 10 किलो यूरिया और 10 किलो डीएपी से ज्यादा डालना अतिवादिता है। दोस्तों हमने अति कर दी। भारत जब 1857 की क्रांति के बाद जब भारत गुलामी से बाहर निकल रहा था तभी से यह प्लानिंग चालू हुई कि भारत के किसान को इतना मजबूर और गुलाम कर दो कि वह डीएपी के लिए, वो यूरिया के लिए, वो हर संसाधन के लिए निर्भर हो जाए उन विदेशी कंपनियों में। तो गुलामी तो 1947 के बाद हमें आजादी मिली, लेकिन किसानों की आजादी छिन गई है। दोस्तों अनाज पैदा करते हैं और वो खुद बेच नहीं पाते हैं। अगर सिक्किम राज्य कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पूरा सिक्किम राज्य जैविक खेती के माध्यम से पूरा अपना अनाज स्वयं पैदा करता है और विश्व के 15 देशों को यह सप्लाई करता है। और भारत में अगर हम इंदौर की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, कोलकाता या जहां की भी बात करें, अरे साहब एक गांव के बराबर भी सिक्किम, मतलब एक इंदौर के बराबर लगभग होगा। जब वो पूरे भारत में विश्व में 25वें स्थान पे जैविक उत्पादक देश बन चुका है, प्रदेश बन गया है, तो आपका देश, आपका प्रदेश और आपका गांव क्यों नहीं बन सकता। करना क्या है आपको इस मुहिम से जुड़ना है। और इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपको अभी जिन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया है और जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दीजिए और इस अभियान से जुड़िए। क्योंकि ये अभियान में आपको फुल पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, ये सारा चीज देना है और नॉमिनी देना है। जैसे ही आप हमारे नेटसर्व के जैविक खेती अभियान से ज्वाइन हो जाते हो, वैसे ही आप जब हमें पिन कार्ड वगैरह दे देते तो हमारे साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट हो जाते हो। आपको एक नया पैसा हमारे यहां मेंबरशिप रूप में या किसी चीज के लिए बाध्यता नहीं रखी जाएगी। दोस्तों ये सारी चीजों में अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट हम लोग दुकानों के माध्यम से सेल करना चाह रहे थे, लेकिन दुकानों में जो उत्पादक कंपनियां होती हैं ग्राहक तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक चैन बनाती है जिसमें ग्राहक को विज्ञापन देना पड़ता है और उसके लिए बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को हायर करना पड़ता है। और वो मैं बताऊं आपको कि अगर मैं बड़े बड़े हीरोओं की बात करूं, उन्होंने खेती का के भी नहीं पता और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं।
आप विज्ञापन देख के आकर्षित हो जाते हैं और वो दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार होलसेलर के पास, तहसील के डीलर के पास, जिला डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है। मैं आपको ये प्रोडक्ट बताने के साथ साथ ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम अधूरा काम नहीं करेंगे। हमने जैविक खेती के प्रोडक्ट तो तैयार कर लिए, हमने सारे प्रोडक्ट एक नंबर के तैयार कर लीजिए, लेकिन अगर आप तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं रहेगा, अगर किसानों तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो हमारे ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दोस्तों, 100 रुपया अगर ग्राहक देता है तो बीज का 70% इन लोगों के पास पहुंचता है। मैं ये नहीं बोलता हूं हर प्रोडक्ट नकली होता है, लेकिन कंपनी से जो प्रोडक्ट चलता है, जरूरी नहीं कि इन नेटवर्क, इन चैन के माध्यम से आप तक पहुंचे और वो प्रोडक्ट ओरिजिनल ही हो, वहां भी डुप्लीकेट होता है। तो पैसा देने के बाद नकली माल भी मिल सकता है और साथ में आपका जो 70% रुपया है ये चला जाता है इन नेटवर्कों के पास, इन चैन के पास। हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग करें, मतलब सीधे बनाने वाली कंपनी से कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाएं, जिससे 70% जो हमको इनको देना पड़ता है वो बचे, जो हम आपको वापस कैशबैक करें, जिससे आपकी लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। ये नेटसर्फ आपके साथ करने वाली एकमात्र ऐसी कंपनी है जो किसानों के लिए सोच रही है, जो किसानों के आने वाले संतानों के लिए सोच रही है, उस धरती मां के लिए सोच रही है जो आज बंजर होती जा रही है, उस मानव जाति के लिए सोच रही है जो आज नपुंसकता की तरफ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इससे ग्राहक का फायदा है, किसान का फायदा है और आपका फायदा है जो ये आप वहां पहुंचाने वाले हो। इसको डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और हम कंपनी टू कस्टमर, मतलब कंपनी से सीधे किसान तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने वाले हैं और इसमें आप सब हमारा मदद करने वाले हो। किसान समृद्ध हो कैसे? हम हर किसान का एक सब्सिडी कार्ड बनाएंगे। 900 रुपया प्रति एकड़ में 30 से 40% पैदावार बढ़ेगी और हर किसान का आधार कार्ड